A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. In last class we have started the new chapter of your macroeconomics, chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and the related concepts. So in previous class we have already completed what is the meaning of the aggregate demand and the relation between the aggregate demand and the income. Okay, so one topic has been left in your aggregate demand. So there is also the relation between the aggregate demand and the price level also. I think you remember the law of demand. So according to law of demand, it says that when the price of the any commodity increases, so the demand for that commodity will be decreases. So just same like that, there is relation between the एग्रीगेट डिमांड एंड द प्राइस लेवल कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल के बीच में कि अगर हम क्या करते हैं, ओके, क्वांटिटी है इधर डिमांड है, सो अगर हमारी क्या होती है, इनवर्स रिलेशन होता है एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल में. ये कहता है कि जैसे ही प्राइस क्या होगी वो इंक्रीज होगी, जैसे ही प्राइस क्या होगी वो इंक्रीज होगी, तो क्या होगा कि जस्ट प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ इनकम लेंगे, सॉरी लेवल ऑफ इनकम नहीं, एडी लेंगे यहाँ पे एंड हेयर विल बी टेक दी प्राइस लेवल. ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि रिलेशन क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, एग्रीगेट डिमांड एंड द प्राइस लेवल के बीच में, जिसमें ये होता है कि जैसे ही प्राइस आपकी इंक्रीज होगी, इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम, वी विल टेक एज क्यू, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, यहाँ ओके, जैसे ही प्राइस आपकी इंक्रीज होगी, demand for the commodity will be decreases, so the demand is shifted to leftward Q1. okay, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी from OP to OP2, so जो डिमांड है कमोडिटी की वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो यही से हम लोग क्या है, डिमांड कर्व फाइंड आउट कर देते हैं. एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, जिसमें यही था कि प्राइस लेवल, प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है. जस्ट लाइक दैट इसमें भी यही चीज़ है कि प्राइस लेवल और आपके डिमांड में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है. अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे, अगर प्राइस हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सो डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी डिक्रीजेज, and if the price decreases from OP to OP2, OP से OP2 डिक्रीज होगी, तो डिमांड क्या है कमोडिटी की विल इंक्रीज हो जाएगी. ओके, तो ये कल के टॉपिक में छूट गया था. now in today's class we are going to start the components of the aggregate demand or the aggregate expenditure, कि क्या क्या कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में होते हैं. आई थिंक आपको इससे देख के कुछ याद आ रहा होगा, C+I+G+X-N, ये किसी फॉर्मूला, किसी एक मेथड का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर्स मेथड्स का ये फॉर्मूला है जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, C+I+G+X-M. तो कंपोनेंट्स में हम क्या है, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है. देखिए इन दी 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी के ये 4 कंपोनेंट्स है. ठीक है, अगर ये भी हम लोग ये जो 4 देख रहे हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द 4 सेक्टर मॉडल, इन द 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम लोग ने 4 सेक्टर लेते हैं ना, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर लेते हैं, फर्म लेते हैं और गवर्नमेंट का सेक्टर लेते हैं और एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेते हैं, ROW, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसके ये 4 कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के.
सो फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है कंजप्शन, आप उसी से ही समझ जाएंगे कि कंजप्शन क्या है। जो भी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर है, वो जो कुछ भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर भी करेगा। अब हमें कोई कमोडिटी कंज्यूम करनी है, सो वी हैव टू एक्सपेंड समथिंग ना, तो हम जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज डेनोटेड बाय दी सी, इसको हम लोग सी से डेनोट करते हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। कब एक्सपेंडिचर करता है, जब वो किसी कमोडिटी की डिमांड करता है। जब वो किसी कमोडिटी की डिमांड करता है तब एक्सपेंडिचर करता है, उसी को बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब कोई भी फर्म हो गई, डिफरेंट इंटरप्राइजेस हो गए, वेंचर्स हो गए, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब नेट एडिशन टू दी स्टॉक्स। जो भी स्टॉक में हम कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेस फर्म है, इंटरप्राइजेस हैं, वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे हैं तभी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम जाएंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, डैम्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, कोई ब्रिजेस बनाती है। तो इस पे जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कोई भी परचेज ऑफ दी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है, वो होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका आ गया नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कि अगर हमारी कंट्री में हमको कोई भी कमोडिटी की डिमांड है, वो हमारी कंट्री में अवेलेबल है नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, उसको इम्पोर्ट करते हैं। कि कुछ हमारे जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारी कंट्री में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो वैसे ही जस्ट लाइक एक्सपोर्ट भी करते हैं, कि जब हमारी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट क्या है, अबंडेंट अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। इन रिटर्न हमको क्या मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है। उन फॉरेन करेंसी को हम यूज़ करते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट भी किस में करनी होती है, फॉरेन करेंसी में करनी होती है, तो हम पेमेंट उसमें कर देते हैं। तो ये होता है आपका नेट एक्सपोर्ट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भी उनके साथ हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर मॉडल और इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में 4 सेक्टर हम ले रहे हैं, जिसमें पहला क्या हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका बिजनेस और द फर्म हो गया, थर्ड हो गया आपका गवर्नमेंट हो गया, और फोर्थ क्या हो गया नेट एक्सपोर्ट और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कंपोनेंट्स हो गए कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कोई भी डिफरेंट फर्म्स हो गए, इंटरप्राइजेस हो गई, वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डील विद द व्हेन द गवर्नमेंट इज परचेजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर किस पे करती है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नेट एक्सपोर्ट इज डील विद दी डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम लोग क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर हम डिमांड की बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में, कि डिमांड कौन कौन कर रहा है, कौन है ऐसा पर्सन है, कौन ऐसी कम्युनिटी है या इकोनॉमी में कौन कौन डिमांड कर रहा है, तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस सेक्टर कर रहा है, फर्म्स कर रही है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है, क्योंकि उसे क्या करना है, डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है जो भी इसके मेंबर्स हैं सोसाइटी के और दी सिटीजन है जो भी इकोनॉमी के। एंड दी डिमांड कौन कर रहा है, डिमांड हम क्यों करते हैं, एक्सपेंडिचर हम क्यों कर रहे हैं, फॉर दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ये आपका क्या हो गया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है।
अब इसको एक बार बुक से देख लेते हैं कि ये, इसको हम लोग प्रॉपरली डील में थॉरोली पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी मीनिंग है. सो एग्रीगेट डिमांड्स refers to the aggregate expenditure on goods and services which is made in the economy during the accounting period. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर हो गया कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो किसी भी इकॉनमी में होता है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में. ओके, सो द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की जो मेन 4 कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के, तो पहला क्या है आपका प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. So it refers to the total expenditure incurred by the household. ठीक है, ये पूरा टोटल एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड करता है ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. डिफरेंट गुड्स को परचेज और सर्विसेज को परचेज करने में कोई भी हाउस होल्ड करता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी एक्सपेंडिचर इज डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन. यहाँ पे एक लाइन कह रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, इनकम और कंजप्शन के बीच. इनकम मीन्स जो हमको इनकम मिल रही है, कंजप्शन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो इसमें ये कह रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन. क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए कि जैसे ही हमारी इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, जैसे ही हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, सो देयर विल बी इंक्रीज इन कंजप्शन. ठीक है, कंजप्शन भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज करेगा. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हमको क्या है कि हमारी इनकम पहले थोड़ी सी कम थी तो हम उतनी कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर पाते थे क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स थी. बट अब क्या हुआ कि जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो गई. ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो गई तो हम कंजप्शन भी ज़्यादा करेंगे. तो जस्ट यही कह रहा है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेज एंड द वाइस वर्सा. इसका मतलब है जैसे ही इनकम क्या होगी, डिक्रीज करेगी, कंजप्शन भी डिक्रीज करेगा. जस्ट ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट है. क्यों ऑपोजिट है कि जब एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, जब एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है. बट इनका जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन इज पॉजिटिव. कि व्हेन देयर इज व्हेन द इनकम इंक्रीजेज सो द कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेज. कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी कंजप्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ये आपका प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया. सो नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. It is the total expenditure by the producing sector. Producing sector means जो भी producers हैं, जो भी producing sector है, जो commodity को produce कर रहे हैं, business firms जो भी. So it is the total expenditure made by the producing sector. ये जो total expenditure है वो कौन कर रहा है, producing sector कर रहा है for the investment के लिए, such as purchase of the capital goods. वो कुछ capital goods को purchase कर रहा है, परचेज ऑफ द प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा. तो इन सारे पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट इज अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट. ये क्या होता है, इसके भी ये कैसे इफेक्ट करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC और MEI. अब ये टर्म आता है आपका MEC और MEI. सो देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड. अब यहाँ पे एक लाइन कह रहा है कि क्या है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड. कि हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, नेगेटिव रिलेशन. मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग ROI ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट विल आई. तो इन दोनों के बीच में क्या कह रहा है कि निगेटिव रिलेशन. कैसे निगेटिव रिलेशन है कि जैसे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या है, कोई भी आपने कमोडिटी परचेज की या बोरो की तो आपको जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे, कम कर दोगे. ठीक है, जैसे ही आपको, आप जैसे क्या है कि हम लोग ने पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर में कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट
ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, या CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब पढ़ा था। उसमें क्या था, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा था, हम लोन लेने जा रहे हैं, हम कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी लेने जा रहे हैं, हमको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम जैसे ही कुछ ले रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंक्रीज हो गया तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो डैट मीन्स इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। फिर क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे से अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर कम होगा, कि हम जो पे कर रहे थे, पहले हम लोग को 10% पे कर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा था, अब क्या है, वो 5% देना पड़ रहा है। तो जैसे ही ये 5% हुआ, डिक्रीज हुआ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, हम ज़्यादा कर देंगे। तो ठीक है, ये क्या होता है कि ROI मीन्स कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। फिर एक लाइन इसमें कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो किससे अफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कि जो भी रिटर्न मिल रहा है, हम इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं, अगर उस पर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या है, ज़्यादा मिल रहा है, तब तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हमें कम मिल रहा है तब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, कहीं भी शेयर्स लिया, या कहीं पे भी आपने डिफरेंट रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया, अब आपको पैसा इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न क्या है, वो बहुत कम मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा मिल रहा होगा, तो आप क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा मिल रहा होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट भी क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। वही चीज़ है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर जो रिटर्न हमें इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अगर रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है वो कम हो जाएगा, तो हम इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक टर्म आपकी बुक में यूज हुआ है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम की है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट क्या है इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने क्या किया है, किसी मशीनरी पे, किसी प्लांट पे, या कोई भी कैपिटल गुड्स को परचेज किया है, तो उस पर मैंने कितना इन्वेस्टमेंट जो किया है उससे मेरी कितनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है, जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट तो करता है, तो वहाँ से उसको कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि इतनी प्रॉफिट उसको अर्न होगा। यही होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट। कि कभी भी जो भी इन्वेस्टर है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कितनी प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडिविजुअल है, उसने क्या किया, उसकी कोई छोटी सी शॉप है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या उसकी कोई शॉप है, वो सोच रहा है कि अब हमें क्या करना है, थोड़ा अपने बिजनेस को या अपनी शॉप को थोड़ी ब्रॉड करना है। तो छोटी सी शॉप थी, अब मुझे उसको ब्रॉड करना है,
तो वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने शॉप पे लाके रखता है कि अब ये सोचता है कि वो ऑलमोस्ट समझ लो 10,000 का वो सामान लेकर आ रहा है, ठीक है। और अब उसको जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बस एक एग्जांपल देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब वही है जो मैंने आपको भी रेट ऑफ रिटर्न बताया कि कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कितनी उसको प्रॉफिट होगा, कितना उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल उसको क्या है कि 10,000 का उसको क्या किया है, वो ये 10,000 का ज़्यादा सामान को लेकर आया है और उसको पर हर बार क्या है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर ईयर उसको 6,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 6,000 अपॉन 10,000 का जितना उसने सामान लेकर आया, ये सप्लाई प्राइस है, ठीक है, कितना वो सप्लाई करेगा तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और ये जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया 100 कर देंगे तो वी गेट दी 60%। तो यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हो गया, 60%, मीन्स की कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना एक्सपेक्टेड है प्रॉफिटेबिलिटी, कि उसको 60% क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। यही होता है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टोटली डिपेंड किस पे करता है, कि रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी से दोनों से अफेक्ट होता है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्ट के साथ पॉजिटिव नहीं निगेटिव रिलेशन होता है। कैसे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना होगा, निगेटिव रिलेशन। जैसे ही एक मिनट, ओके, जैसे ही ROI, आर यहाँ पे ले लेते हैं, इसको आई लेते हैं, आर को क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही इंक्रीज होगा R से R1, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ R से R2, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा I2। ये क्या शो करता है कि इसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या है, आपका निगेटिव रिलेशन है। वही सेम आपका बात करेंगे कि अगर रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर को ज़्यादा मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेगा, अगर रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे उसको कम मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। ये है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर एंकर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट करती है, किस पे, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। परचेज किसका, गुड्स एंड सर्विस परचेज करिए, डोमेस्टिक मार्केट में परचेज करिए, गवर्नमेंट परचेज करिए। नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करिए, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करिए जो भी एम्प्लॉयज है उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है। देन डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्ट परचेज गवर्नमेंट क्या कर रही है, परचेज करिए फॉरेन से, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट परचेज करिए फॉर एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट लोकेट्स अब्रॉड, ठीक है। जो भी एम्बेसीज हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट है बाहर, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करिए, डिफरेंट कॉमोडिटीज को परचेज करिए। तो अगर परचेज कर रही है तो वो गवर्नमेंट क्या करिए, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कर रही है। अब एक नीचे लाइन दिया होगा, माइनस दिया है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेल कर रही है, सोल्ड कर रही है, तो उसको पैसा मिलेगा, ये तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ नहीं। तो ये जो भी सेल हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है, किसमें, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, जो भी हम लोगों ने पॉलिसी पढ़ी थी ना, तो गवर्नमेंट क्या करी, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। वही सारा क्या है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट विल स्पेंड लेस टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड दी वाइस वर्सा। देखिए अभी क्या है, अभी इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस कर देगी। देखो
इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में जब भी कोई भी कमोडिटी की प्राइस या जो भी जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, तो जब भी जब भी इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। क्यों कम कर देगी? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड क्या है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होगी उसका मतलब क्या होगा, लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा होगा, लोगों के पास जॉब भी ज़्यादा होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर अपना कम कर देगी, तो लोगों की जॉब चली जाएगी, लोगों के पास इनकम होगा नहीं, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड भी नहीं करेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम होता है या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इसको रेड्यूस कर देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रेड्यूस कर देती है सो एज टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। फिर वही क्या है, वो इक्विलिब्रियम की पॉइंट पे आ जाता है जो हम लोग पढ़े थे। ये तो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। हमारा क्या था, ये जो इंक्रीज हो जाता है, याद आ रहा है कि इसका मतलब क्या था, सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई है, और जस्ट कॉन्ट्रेरी उसका क्या था, यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। तो इस ये ही सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड की। अब इक्विलिब्रियम से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम से नीचे हो गया है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, रेड्यूस कर देगी, तो सब कुछ वहीं पे फिर से अगेन आ जाएगा। ये क्या था आपका, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज कर देती है, और डिफ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया नेट एक्सपोर्ट। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ये किसके बीच का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। एक्सेस फॉर एक्सपोर्ट एंड एम एस फॉर इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, फॉरेनर्स जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन परचेज ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट, कि जो भी इंडियन प्रोडक्ट है उसके परचेज पे जो भी एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर, फॉरेनर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी इंडिया के प्रोडक्ट को, तो वो क्या हो गया, गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हेंस एडेड। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी फॉरेन के हैं, फॉरेनर्स हैं, वो हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी गुड्स क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब क्या होता है, हमारी कंट्री में ऐड हो रहा है क्योंकि फॉरेन करेंसी हमें मिल रही है। एंड देन इम्पोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय द रेसिडेंट्स। इम्पोर्ट का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, रेसिडेंट, मतलब अगर इंडिया के लोग हैं तो इंडिया के जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो कर रहे हैं ऑन द परचेज ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट, कि हम क्या किसके डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन टू इज द नेट एक्सपोर्ट। हमें पता ही है पहले से ही कि इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इज कॉल्ड एज द net export. Okay, so magnitude of net export is affected by the foreign exchange rate, inflation और deflation in the trading countries. ठीक है, कि मैग्नीट्यूड की कितनी क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में नेट एक्सपोर्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, फॉरेन एक्सचेंज, कितना हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब इंडियन रुपी को हम डॉलर के साथ कितना कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है कंट्री में, डिफ्लेशन कितना है इन ट्रेडिंग कंट्री, जिस कंट्री के साथ ट्रेड करें, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्सपोर्ट का, यह मेरा किस पे पूरा डिपेंड करता है, फॉरेन एक्सचेंज पे, इन्फ्लेशन पे, डिफ्लेशन पे, एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, हम लोग ने क्या किया, ये कंपोनेंट्स को पढ़ लिया, जिसमें क्या था कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सपेंडिचर में पढ़ा क्या 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या है, 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, जिसमें पहला क्या था, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दी नेट एक्सपोर्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस माइनस प्लस X माइनस M। X माइनस M को आप नेट एक्सपोर्ट भी लिख सकते हो। ओके, तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन परचेजिंग ऑफ दी कंज्यूमर गुड्स। कोई भी कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के लिए कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी प्रोड्यूसर हैं,
जो भी प्रोड्यूसर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितना प्रोड्यूसर जो है वो कितने कैपिटल गुड्स पे और कितने प्रोड्यूसर गुड्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लांट पे कर रहे हैं, मशीनरी पे कर रहे हैं, वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न एंड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। और हमने ये देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। और जो भी इन्वेस्टमेंट डिमांड है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो किससे अफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिटर्न और द रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रेट ऑफ रिटर्न को ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। कितना अभी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितना एक्सपेक्टेड है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसको बोलते हैं आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ऑन द डिफरेंट, लाइक दी डैम बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज करी, या अदर डिफरेंट फॉरेन कंट्री से क्या करती है, परचेज करी फॉर देयर एम्बेसीज के लिए। और इसमें क्या है, जो भी सेल होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है नेट एक्सपोर्ट। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दी इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में फॉरेन जो भी है फॉरेनर्स को हम अपने गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। और इम्पोर्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट है, सिटीजन है, उनके लिए हम क्या करते हैं, गुड्स को, फॉरेन प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, फिर उनका फुलफिल, जो भी सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड के और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स इन दी 4 सेक्टर। 4 सेक्टर में क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आपका सिलेबस क्या हो गया, वो कंसाइज हो गया है। तो आपको क्या है, ये इन दोनों को नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को C+I पढ़ना है कि कंजप्शन जो कर रहा है और इन्वेस्टमेंट। ओके, ये बस आपके एक नॉलेज के लिए मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट क्या है। आप लोग को क्या पढ़ना है, AD = C+I। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। अभी ये जो AD = C+I है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।